हुकूमत ने रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने रुकन असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर करने का फैसला किया और आज रेफरेंस दायर कर दिया, जिस पर अदालत ने तमाम सियासी जमातों को सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर आराई साहब। बहुत शुक्रिया। अली ताहिर, क्या कहेंगे कि सदारती रेफरेंस दायर किया गवर्नमेंट ने और अदालत ने आज कहा है कि सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच हम तश्कील देंगे और अदालत ने तमाम सियासी जमातों को सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। जी अली सरवर साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी बैक। देखिए, मैं जो पहले एक ओपिनियन दिया था, आज मैं उस ओपिनियन पे स्टिक कर रहा हूँ। ये जो सदारती रेफरेंस फाइल हुआ है, ये नॉन मेंटेनेबल है। जाहिर है कि जब भी प्रेसिडेंट की तरफ से एक रेफरेंस आता है अंडर आर्टिकल 186, तो जाहिर है उसकी एक डेफरेंस होती है, क्योंकि जाहिर है वो एक रियासती सतून की तरफ से एक दूसरे रियासती सतून को भेजा जाता है, कोई आम मुकदमा नहीं होता। तो जाहिर है इसके ऊपर नोटिस तो होने थे और तमाम पार्टियों को नोटिस हुए भी, और जाहिर है एक लार्जर बेंच ने, एक डिविजनल बेंच इसको नहीं सुनता, एक लार्जर बेंच ने इसको सुनना था। मगर एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि जो आइन की जो तशरीह है, जो स्पिरिट है, वो बड़ी क्लियर है ऑलरेडी और न्यूमरस जजमेंट्स उसके ऊपर ऑलरेडी हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सेनेट इलेक्शन वाले रेफरेंस को जस्टिस यहिया अफरीदी ने नॉन मेंटेनेबल डिक्लेयर कर उसको डिसमिस कर दिया था एक तरह से, हालांकि सदारती रेफरेंस डिसमिस नहीं होता बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स डिसमिस ही कर दिया था। मैं समझता हूं कि इस सदारती रेफरेंस का भी वही हाल होगा। अच्छा, नहीं, इस पर चूंकि लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, इसका मतलब है कि इस पर आमादगी तो है ना सुप्रीम कोर्ट की कि अब सुनेंगे इस पर तमाम जजेस बैठकर दोनों तरफ के दलाइल होंगे। जी बिल्कुल, देखें, जब भी कोई सदारती रेफरेंस दाखिल होता है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये ही रही है कि चूंकि वो एक इंतहाई अहम रियासती सतून की तरफ से आता है तो उसके ऊपर बेंच भी तश्कील पाता है और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। लेकिन आपने जिस तरह से देखा होगा कि इस हुकूमत ने पहले भी एक रेफरेंस दायर किया था, वो यूनैनिमसली वो रेफरेंस रिजेक्ट हुआ था और आइन की जो प्लेन रीडिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली सामने रख दी थी। मैं समझता हूं इस केस में भी ऐसा ही होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद इससे थोड़ा आगे जाए, क्योंकि देखिए जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगा उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां आता है जहां कोई पोजीशन एम्बिगुअस होती है, जहां पे कोई वॉइड होता है, जिसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन का जो मवाद होता है वो मौजूद होता है। अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब, इसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं मैं चाहता हूँ सामने रखूं आपके। उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस में कानूनी सवालात चूंकि किए गए हैं, रेफरेंस पर तमाम सियासी जमातों के वकील तैयारी करके आए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बल्कि फर्दर ये जिस वक्त आखिरी हियरिंग हुई थी उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर के अंदर ये लिखवा दिया था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एक नॉन लीगल मैटर है, उसको ये कोर्ट नहीं देखेगी। लेकिन अगर कोई रेफरेंस आता है तो जाहिर है उसकी तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और आर्टिकल 186 के तहत जब भी प्रेसिडेंट उनसे कहेगा तो वो इसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इस रेफरेंस को इन लिमिनी यानी कि पहले ही पेशी पे उड़ा दिया जाता। अच्छा, इस पर ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पहले होंगी, लेकिन मैं ये समझ पर है नॉन मेंटेनेबल है और जो हुकूमत इससे लेना चाहती है शायद वो फायदा नहीं ले सकती। अच्छा, इस पर जो आप कह रहे हैं कि पहली पेशी पे तो नहीं उड़ाया जा सकता था, लेकिन जाहिर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, तैयारी का कहा है, वकला को तैयारी कर आए, फिर रेफरेंस में तमाम जमातों के वकील तैयारी कर आएंगे। साथ ही रेफरेंस में जो कानूनी सवालात किए गए हैं जाहिर वो ज़ेर बहस भी आएंगे, उनका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मुनीर अरकान के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि इस हवाले से क्लियर नहीं है कि वो ताहयात उन पर पाबंदी होगी या सिर्फ 5 साल के लिए पाबंदी होगी उन पर। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं समझता हूं कि इसका ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं ऑलरेडी इसका जवाब वहां पे मौजूद है। तो जाहिर है आपकी बात बिल्कुल ठीक है अली सरवर साहब कि जब भी 186 के तहत कोई रेफरेंस फाइल होगा तो उसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा, क्योंकि ये एक आईनी डिक्टेट है।
इस रेफरेंस को इन लिमिनी फारिग नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होनी है, क्योंकि आइन सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि प्रोसीडिंग्स होगी, मगर एट द सेम टाइम उसमें यह भी जज किया जा सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या उस रेफरेंस के अंदर कोई स्ट्रेंथ है भी या नहीं। मेरा मानना यह है कि चूंकि 63A बिल्कुल अपनी एप्लीकेबिलिटी में क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसके ऊपर मौजूद हैं, जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 63 की है, 63A की नहीं है। मैं समझता हूँ एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है और नहीं, जाहिर है देखिए आपका मौक़िफ़ तो बैरिस्टर साहब बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी लार्जर बेंच तश्कील दें, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो ये अगर हम कह लें कि जी डिले टैक्सेस था कि जी कुछ वक्त मिल जाएगा, तो ये सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच बनेगा और फिर समातें शुरू होंगी, तो इसका मतलब है कि आप बताइए बल्कि कितना वक्त लग जाएगा इस तमाम चीजों को रिजल्ट आने तक? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर आम हालात होते तो 1 से 1.5 महीना ऐसे रेफरेंस के जवाब आने में लग सकता है, लेकिन इस वक्त जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं, जिस तरह से कि खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इस बात को एक्सप्रेस किया है कि तमाम MNAs को बचाया भी जाएगा, प्रोटेक्ट भी किया जाएगा कानून के मुताबिक, और जो उनके आईनी राइट्स हैं वो उन राइट्स को एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग से पहले पहले इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। जहां तक डिले करने की बात है, डिले सिर्फ तब हो सकता है जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे कन्विंस कर ले कि इसके अंदर कोई स्टे ऑर्डर जारी किया जाए, कोई इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया जाए। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट, ये अब जाहिर है मेरी एक तज्जिया है, लेकिन मेरे तज्जिए के मुताबिक मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइंड होगी इस किस्म की इंजेक्टिव रिलीफ देने में। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास अगर बुलाया जाता है और वहां वोटिंग होती भी है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच तश्कील दिया होगा और वहां केस चल रहा होगा? वो तब तक फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 25 को तो कौमी असेंबली का इजलास बैठ रहा है और फिर 7 दिन के अंदर अंदर नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी है। उसको रुकवाने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई, जिसको आम लफ्जों में स्टे ऑर्डर कहा जाता है या जिसको मैं टेम्परेरी इंजंक्शन कह रहा हूँ, कोई टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करे। अगर तो कोई टेम्परेरी इंजंक्शन जारी होता है तो ये सिलसिला शायद डिले की तरफ चला जाए, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइन नहीं होगी, शायद कन्विंस नहीं होगी इस तरह का कोई स्टे देने में, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने वक्त पे हो जाएगा। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टेंडेंसी नजर आ रही है, उसके तहत वो शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इस रेफरेंस करा दें। अच्छा, इस पर बड़ी अहम बात ये भी है, इससे क्योंकि ये बात दूसरी मुद्दा भी मिलता जुलता है इस पर बैरिस्टर साहब, एक ये भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जाहिर है इस हवाले से लार्जर बेंच तश्कील देने का कह दिया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 25 तारीख को कौमी असेंबली का इजलास जरूर बुलाया गया है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि 25 को इजलास जरूर बुलाया जाएगा और वहां पर 5-10 मिनट के बाद उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिया जाएगा। तो जिस पर एक सबसे पहला सवाल तो यही है कि जी 14 दिन के अंदर क्यों नहीं बुलाया गया? 22 तारीख को 14 दिन पूरे हो जाते हैं, 25 को बुलाकर मुलतवी कर देना और फिर ये केस भी चल रहा है, तो इसको किस तरह कानूनी हवाले से देखेंगे आप? देखिए, मैं जब से ये हुकूमत आई है मैं ये देख रहा हूँ कि गैर आईनी इकदाम होते हैं। पार्लियामेंट एक दिन पहले जो है वो प्रोरोग होती है, अगले दिन ऑर्डिनेंस आता है। इस चीज का नोटिस अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने भी लिया है, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन्होंने 14 दिन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी उसको ब्रीच किया। हो सकता है कि स्पीकर अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए बंदूक की ताकत के जरिए असेंबली को बंद कर दे, लेकिन आइन का आर्टिकल 95 बड़ा क्लियर है कि एक दफा वो रेजोल्यूशन टेबल हो गई है तो 7 दिन के अंदर अंदर उस पर वोट होना है, और बिफोर वो वोट होता है असेंबली प्रोरोग नहीं हो सकती। अच्छा, स्पीकर का हक नहीं है? आप ये कह रहे हैं स्पीकर का हक नहीं है? ये जरूर समझता हूँ कि हुकूमत अगर इस तरह की कोई चीज करती है तो जाहिर है ऑपोजिशन को कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में जाके उनको इसके ऊपर ऑर्डर लेना पड़ेगा, और जितनी देर में वो ऑर्डर लेंगे शायद हो सकता है कि हुकूमत जिस तरह मामलात को डिले करना चाहती है और वो समझती है शायद कुछ उसके लोग वापस आ जाएंगे, उसकी वजह से कोई डिले जरूर कॉज हो जाए।
لیکن پھر بھی بڑا امبیرسنگ ہوگا. لیکن اس پر جو موقف ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کا، وہ تو کہتے ہیں جی اسپیکر کا استحقاق ہے یہ کہ وہ ملتوی کر سکتا ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے یا مخصوص مدت کے لیے. جی بالکل اس کو وہ ملتوی کر سکتا ہے، لیکن اس کی پاور پہ کچھ بارز ہیں. وہ عام حالات میں تو ملتوی کر سکتا ہے، لیکن جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن جمع ہو جاتی ہے تو جب تک اس نو کانفیڈنس کے ووٹ کے اوپر ووٹنگ نہ ہو جائے تب تک کسی صورت اسپیکر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ اس اسمبلی کے سیشن کو مؤخر کرے. یہ وہ اختیار آئین نے ہی دیا ہے، اور آئین نے ہی کچھ سچویشنز میں اس کا اختیار لمٹ بھی کیا ہے. اچھا، اس پہ علی طاہر صاحب 14 روز میں اجلاس طلب کرنا تھا قومی اسمبلی کا. 8 تاریخ کو ریزولوشن جمع ہوئی تھی لیکن نہیں بلایا گیا اور 25 کو بلا رہے ہیں 22 کی جگہ. تو یہ آپ نہیں سمجھتے آئین و قانون کی سرہین خلاف ورزی ہے؟ جی بالکل ایبسولوٹلی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور بالکل اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید اسمبلی کو پروروگ بھی کر دیں، کیونکہ آئین کی خلاف ورزیاں تو یہ حکومت شروع سے کرتی ہوئی آ رہی ہے. سینٹ الیکشنز میں انہوں نے کوشش کی ایک غیر آئینی آرڈیننس. اس خلاف ورزی پر آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک سائٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کورٹ اس کے اوپر انجیکٹو ریلیف دیتی ہے، اور اس خلاف ورزی کو جو ہے سیٹ اسائڈ کرتی ہے، سیٹ نوٹ کرتی ہے. مگر البتہ اس طرح کی خلاف ورزی کے اوپر کوئی پینل کانسیکوینسز نہیں ہے، تو نہ کسی کو جیل بھیجا جا سکتا ہے، نہ کسی کو پھانسی لگائی جا سکتی ہے. وہ کیوریٹو ریویو کے اندر ایک کریکٹو جورسڈکشن جو ہے ہمارے سپیریئر کورٹس کی، اس کے اندر وہ چیز سیٹ ایٹ نوٹ ضرور ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. بیرسٹر علی طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ذاتی ریفرنس پر. سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا کہا ہے. عدالت نے تمام سیاسی جماعتوں کو صدارتی ریفرنس میں نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں.